हेलो 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 एंड वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल मौज में हो। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, काफी सारे न्यूमेरिकल्स, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए सीधे काम की बातों पे आते हैं। बात ऐसी है कि लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा कि आपके पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उसके थ्रू मैग्नेटिज्म डेवलप होता है। मतलब कि कहानी में हमने ये देखा कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिज्म डेफिनेटली जनरेट किया जा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट ये था कि क्या इसका कॉन्वर्स ट्रू है, क्या इसका रिवर्स इफेक्ट पॉसिबल है। तो यही बात सबसे पहले हमको समझाई मिस्टर माइकल फैराडे ने अपने दो लॉज में। और वो लॉज क्या हैं? वो लॉज ये हैं कि सबसे पहले अगर एक सिचुएशन में एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया जाए, जैसे ये मान लो कॉइल है ना, और ये एक बार मैग्नेट है, तो इसके साथ क्या लिंक होता है? इसके साथ लिंक होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इजंट इट? मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू बी डॉट ए, बिल्कुल यही तो होता है फ्लक्स। तो अगर कहानी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो डेवलप होगा ईएमएफ। मैग्नेटिक फ्लक्स का होना ईएमएफ डेवलप नहीं करेगा। ईएमएफ डेवलप होगा मतलब कि करंट आएगा ना कहानी में, V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल आएगा, रेजिस्टेंस है, करंट आएगा। तो कहानी में करंट कब आएगा, ईएमएफ कब आएगा? जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना रिक्वायर्ड है ईएमएफ डेवलप करने के लिए। और यही फर्स्ट लॉ कहता है दैट वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज्ड सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। सिंपल सी बात है। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ ये कहता है कि आपके पास मान लो एक कॉइल है, एक बार मैग्नेट है। ये कॉइल, ये बार मैग्नेट, इसको इसके नजदीक लेके जाओ। पहले केस में आप लेके गए 10 सेकंड में, दूसरे केस में आप ले गए 1 सेकंड में। तो फ्लक्स तो सेम चेंज हुआ लेकिन अलग अलग समय में चेंज हुआ। दैट मींस द रेट ऑफ फ्लक्स इज डिफरेंट। तो ईएमएफ डिपेंड करेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर। कैसे डिपेंड करेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स उतना ज्यादा ईएमएफ। तो ये दो बेसिक लॉज हैं। बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब बात समझना, लेंज लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही यूजफुल लॉ। ये क्या बताएगा? लेंज लॉ आपको क्या बताने वाला है? लेंज लॉ आपको डायरेक्शनैलिटी बताने वाला है। किसकी डायरेक्शनैलिटी बताने वाला है? इंड्यूस्ड ईएमएफ की। सुनना, ये मान लो कि एक कॉइल है, दिस इज अ कॉइल, ओके, और ये बार मैग्नेट, ठीक है, दिस इज द बार मैग्नेट, बहुत बढ़िया। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, अच्छी बात है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल निकल रही हैं। अब अगर आप इस मैग्नेट को नजदीक लेके जाते हो तो उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, बिल्कुल होगा। अब ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब करंट भी आया कहानी में, बिल्कुल आया। और हमको ये मालूम है, हमको ये मालूम है, क्या मालूम है हमको? कि अगर एक कॉइल में करंट हो, सुनना, एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, एक कॉइल में अगर करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ये देख लो, ये दो कॉइल्स बना रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखना। लास्ट सेशन में बातें की थी हम लोगों ने कि ये डायरेक्शन से करंट की। तो करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी होती, कहां होगी, कितनी होगी, कैसे निकालते हो? इसके लिए ऐसे करोगे, क्लोज करो अपने फिंगर्स, ठीक है। सो दिस इनसाइड इज क्रॉस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आउटसाइड यानी डॉट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे निकाली? ऐसे निकाली, ठीक है। हमको ये मालूम है कि एक कॉइल में अगर करंट है तो उसके साथ इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब सवाल ये है कि अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जाते हो, अगर आप इस मैग्नेट को कॉइल के नजदीक लेके जाते हो तो उस कॉइल में ईएमएफ डेवलप होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। करंट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो वो जो करंट की आप बात कर रहे हो वो किस डायरेक्शन में आएगा? वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो ऐसे डायरेक्शन में आएगा, वो इस तरह की डायरेक्शन में आएगा कि उस करंट की वजह से आने वाला मैग्नेट रिपेल होगा, आने वाला मैग्नेट रुकना चाहेगा, रिपेल होना चाहेगा, ठीक है, रिपेल करेगा वो आने वाले मैग्नेट को। मतलब अगर ये नॉर्थ पोल को आप आगे बढ़ा रहे हो तो नॉर्थ को कौन रोकता है? नॉर्थ को कौन सी पोलैरिटी रोक सकती है? नॉर्थ पोल रोक सकती है। तो मतलब यहां पे नॉर्थ पोल इंड्यूस होनी चाहिए और नॉर्थ पोल के लिए करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, इधर से आप खड़े होकर देख रहे हो, समझना बात को, है ना,
ध्यान से समझना, डिटेलिंग में बात कर रहे हैं हम लोग काफी ज्यादा। ये देखो इधर, तो ये है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की, ये है डायरेक्शन इंड्यूस्ड करंट की। इंड्यूस्ड करंट इस तरह से आया है कि वो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर रहा है जो कि आने वाले मैग्नेट को रोके। सवाल है कि क्यों, ऐसा क्यों जरूरी है। मान लो कि एक मैग्नेट है, मान लो कि ये एक मैग्नेट है, समझना अभी, सुनते चलना, एक एक शब्द ध्यान से सुनना, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। ये कॉइल है, आप मैग्नेट को नजदीक लेके गए एंड लेट से आप लोग इसको आगे लेके गए और यहां पे साउथ पोलैरिटी डेवलप हो गई, ठीक है। आप मैग्नेट को नजदीक लेके गए, होनी नॉर्थ चाहिए थी क्योंकि इसको रिपेल करेगी ना वो, आप लेके गए और कल को अगर मान लो साउथ पोलैरिटी डेवलप हो जाती तो उसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि आपने कुछ अमाउंट ऑफ वर्क किया है इस मैग्नेट को आगे बढ़ाने में, और बाकी वर्क ये कॉइल कर देगी, खींच लेगी अपने आप। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब अगर मैं इस पेन को ऊपर उठा रहा हूं 2 सेंटीमीटर, मैंने कुछ काम किया और बाकी काम अर्थ ने कर दिया, अर्थ ने इसको 2 सेंटीमीटर और ऊपर भेज दिया, ऐसा संभव है क्या। ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है कि मैं कुछ काम मैं कर रहा हूं, उसके बाद वही सिस्टम जिसके अगेंस्ट में काम कर रहा था अब वो काम कर रहा है। मतलब एक बॉटल को तुम नीचे से ऊपर उठाओ, एक माले तक, दूसरे माले तक वो खुद पहुंच जाएगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वॉयलेट कर रहा है, ये बात सही है, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, फैराडेज लॉ में आपने ये कहा था कि वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे। अब वो प्रोपोर्शनैलिटी अगर रिमूव कर दी जाए तो आपको मिलता है ये एक्सप्रेशन, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन डायरेक्शनैलिटी इंडिकेट कर रही है। एन क्यों है, क्योंकि एक कॉइल में अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहां पे आपको एन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेंज लॉ की बात चल रही है, लेंज भाई साहब ने ये लॉ दिया। अब ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट्स दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस्ड इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लोज इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजेस द चेंज और द कॉज दैट प्रोड्यूस्ड इट। क्या कह रहा है ये, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो स्टेटमेंट। लेंज लॉ स्टेट्स दैट, लेंज लॉ क्या स्टेट करता है, क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है, प्रोड्यूस होने वाला करंट, वो इस दिशा में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो फर्दर चेंज इन फ्लक्स को रोकेगा या रोकना चाहेगा। इतना समय इस बात पे इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत काम की बात है, ठीक है। तो एक बार फिर से सुनो, लेंज लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो इंड्यूस्ड करंट है ना कहानी में, जो इंड्यूस्ड करंट आया है कहानी में, जो आने वाला करंट है वो क्या करेगा, वो सिस्टम से नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो। आप इसको आगे बढ़ाओगे, फ्लक्स चेंज होगा। इंड्यूस करंट नहीं चाहेगा कि फ्लक्स चेंज हो, तो वो क्या करेगा, अगर आप नॉर्थ को आगे बढ़ा रहे हो तो नॉर्थ डेवलप करेगा, नॉर्थ को दूर लेके जा रहे हो तो रोकने के लिए साउथ डेवलप करेगा। मतलब एक ऐसा बच्चा है जिसको घर वाले जो भी कहें ये उसका उल्टा करेगा। बोला कि बेटा खा लो, नहीं नहीं खाना, बेटा मत खाओ, नहीं मेरी तो भूख लग रही है, बेटा वहां चले जाओ, नहीं जाना, बेटा वहां मत जा, नहीं मेरे तो जाना है। ठीक है, ये ऐसा बच्चा है, ऐसी औलाद है ये, जो कि कुछ भी कर लो उसका उल्टा ही करना है इसको, ठीक है। तो जैसे देखो ये सिचुएशन है, इधर इधर आप लोग खड़े हुए हो, है ना, इधर आप लोग खड़े हो और ये नॉर्थ पोल को आप आगे लेके जाते हो, तो जैसे ही आप इसको आगे लेके गए, नॉर्थ को आगे लेके गए, तो नॉर्थ को रोकने के लिए नॉर्थ पोल ही आनी चाहिए ना। तो कैसा करंट दिख रहा है आपको नॉर्थ के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। देख लो सामने खड़े होकर, सामने विजुअलाइज करो। अब आप इस नॉर्थ पोलैरिटी वाले मैग्नेट को दूर ला रहे हो, तो जब आप इसको दूर लाओगे तो यहां पे साउथ डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, साउथ। अब साउथ कैसा है, ऐसा है, ऐसा। यहां पे खड़ा होकर मैं देख रहा हूं सामने, ये क्लॉकवाइज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए बातों को बढ़ा देते हैं आगे, बढ़िया बात थी। अब कुछ इंड्यूस्ड पैरामीटर्स की बात कर लें। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कहानी में ईएमएफ आया, रेजिस्टेंस है, करंट आएगा, बिल्कुल आएगा। करंट क्या होता है, dq बाई dt होता है। तो इंड्यूस्ड चार्ज की बात भी हम लोग कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से करंट पास करेगा तो हीटिंग इफेक्ट होगा, तो इंड्यूस्ड हीट की बात हम करेंगे। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की सभी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए वन बाय वन इन सारे पैरामीटर्स को डिस्कस करें। उसके पहले जो हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लक्स चेंज की बात की है, ईएमएफ की जो हमने बात की है ना, दो तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, एक इंस्टेंटेनियस और एक
एवरेज क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। एवरेज की बात करोगे, एवरेज की बात करोगे तो वो बनेगा माइनस ऑफ डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो डी फाइव बाई डी टी, ठीक है। कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, नई बात नहीं है, 11वीं क्लास से समझते आ रहे हैं हम लोग एवरेज और इंस्टेंटेनियस। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ की, ठीक है, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो क्या लिख देंगे आप लोग, आप इसको लिख देंगे माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी, बड़ी ही अच्छी बात है। इंड्यूस्ड करंट की अगर मैं बात करूं तो हम लोग करंट को लिखते हैं आई इक्वल्स टू वी बाई आर। वी के बदले ई लिख दिया, वी के बदले ई लिख दिया, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर। तो ये वन बाई आर यहां पे ऐसा लिख दो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया। आप लोग बात करो कि कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है, तो करंट को आप क्या लिखते हैं, आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी, आई इज नथिंग बट डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू इज आई डी टी, डी क्यू इज आई डी टी, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, डी क्यू इज आई डी टी। और आई डी टी को आप क्या लिख सकते हो, आई डी टी को आप यहां से क्या लिख सकते हो, माइनस डी फाइव बाई आर। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ गया डी क्यू का, ठीक है। हीट की बात करो सो एच इक्वल्स टू आई स्क्वेयर आर टी, या तो इसी को आप लोग लिख सकते हो वी स्क्वेयर। अब यहां पे हम लोग ई के टर्म्स में बात कर रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम लोग ई यूज करेंगे ना, कैपिटल ई, दिस शुड बी कैपिटल ई स्क्वायर बाय आर इंटू टी, ठीक। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपके सामने हैं, ओके। 0 से t इज गोइंग टू गिव यू द टोटल हीट इन द टाइम इंटरवल, क्लियर। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला पैरामीटर क्या है, अगला पैरामीटर है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये जो फील्ड की आप बात कर रहे हो ना, ये जिस फील्ड की आप लोग बातें कर रहे हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की आप बात करते थे अभी तक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस होती थी, ध्यान है क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसके कारण प्रोड्यूस होती थी, वो चार्ज, स्टेशनरी रुके हुए चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती थी। एक प्लस क्यू चार्ज है तो उसकी वजह से बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक माइनस क्यू चार्ज है तो उसके कारण अंदर जाती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज और अब जो हम बात कर रहे हैं ये अलग अलग होने वाली हैं। ये इंड्यूस्ड फील्ड है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स चेंज के कारण प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज की हम लोग कर रहे हैं चर्चा, इंड्यूस्ड फील्ड की प्रॉपर्टीज की हम कर रहे हैं चर्चा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम इन अ रीजन, देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड विद इन एंड आउटसाइड द रीजन। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, फील्ड आई, इसी की प्रॉपर्टीज की हम बातें कर रहे हैं। दिस फील्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जो कि स्टेशनरी चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस होती है, बिल्कुल अलग है। अभी तो काम है ना। इट्स फील्ड लाइंस आर ऑलवेज इन क्लोज्ड कर्व, हमेशा क्लोज्ड कर्व में आएंगी इसकी फील्ड लाइंस, जबकि वहां पे स्टेशनरी चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी कभी भी क्लोज कर्व में नहीं होती थी, ठीक है। F इक्वल टू क्यू ई इसके लिए भी वैलिड है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे काम की बात, कि ये फील्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं ये नॉन कॉन्जर्वेटिव है, ये कॉन्जर्वेटिव नहीं है। मतलब कि कॉन्जर्वेटिव नॉन कॉन्जर्वेटिव में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग अगर बात करो क्लोज्ड पाथ की, ठीक है, कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं क्लोज्ड पाथ की कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए, तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए क्लोज्ड पाथ में वर्क डन कितना होता है, वो होता है 0। मतलब इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल की अगर मैं बात करूं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल की बात करूं तो क्लोज्ड पाथ के लिए कितना आने वाला है, वो 0 आने वाला है। लेकिन अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो फील्ड कॉन्जर्वेटिव थोड़ी ना है, वो तो नॉन कॉन्जर्वेटिव है ना, वो नॉन कॉन्जर्वेटिव है, इट्स नॉट कॉन्जर्वेटिव, ठीक है, इट्स नॉट कॉन्जर्वेटिव है ना। सो इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल 0 होना जरूरी है क्या, या जरूरी होगा क्या, इंटीग्रल बी डॉट डी एल 0 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। एक क्लोज्ड पाथ में अगर आप लोग चलते हैं तो ये टर्म जो है ये 0 नहीं होने वाली है, किसके लिए, आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ठीक है। जबकि ये 0 होती थी किसके लिए,
ये जीरो होती थी, ये जीरो होती थी, ये जीरो होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये जीरो नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसलिए इस पे हम बना देते हैं एक स्टार। कोई भी पूछ सकता है, सिंपल डायरेक्ट एक पॉइंट आ सकता है आपके सामने, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इस पे बेस्ड। व्हेन अ यूनिट चार्ज goes once around the loop, the total work done on it by the field is equal to what? EMF in the loop. क्या कहा जा रहा है, सुन लो। When a unit charge goes once round the loop, the total work done on it, अब समझना समझना, कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं डिस्कशन यहां पे। कॉन्जर्वेटिव फील्ड के लिए क्या है कॉन्जर्वेटिव फील्ड? जैसे ही मान लो एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिल्कुल है, कुछ ऐसी है, बिल्कुल है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल है ना, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल। अब आप एक दूसरे चार्ज को अगर एक क्लोज्ड पाथ में घुमा दो, ठीक है, कैसे भी क्लोज्ड पाथ में, इसके आसपास से घुमा दो, ऐसे घुमा दो, सीधे ले आओ, वापस ले जाओ, बस आपको घूम फिर के सेम पॉइंट पे आना है कंजर्वेटिव फील्ड में। यहां रख दो एक दूसरा चार्ज Q, इस Q चार्ज को आपने यहां से उठाया, डर घुमा फिरा के यहां पे ले आए, घुमा फिरा के वापस उसी पॉइंट पे ले आए। तो जैसे ही आप लोग घुमा फिरा के इसको वापस उस पॉइंट पे लाओगे, तो कॉन्जर्वेटिव फील्ड में कितना वर्क करना पड़ेगा? कॉन्जर्वेटिव फील्ड में कितना वर्क होगा? जीरो वर्क होगा, ठीक है। ये वही बात है कि यहां से mg जो है ग्रेविटेशनल फील्ड भी कॉन्जर्वेटिव है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाना, फिर सेम पॉइंट पे ले आना, जितना प्लस वर्क उतना माइनस वर्क, तो नेट जीरो, ठीक है। लेकिन अब आप बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड फील्ड की, तो इंड्यूस्ड फील्ड के लिए इंड्यूस्ड फील्ड तो कंजर्वेटिव नहीं है, तो वर्क डन ऑन अ क्लोज्ड पाथ भी जीरो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इंटीग्रल ई डॉट डी एल भी जीरो नहीं है। और वो वर्क डन कितना है? वो वर्क डन का रिलेशन आपको मालूम है, दैट डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू इज क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी, क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी को मैं क्या लिख रहा हूं? डेल्टा वी को मैं लिख रहा हूं ई इंड्यूस्ड। तो अगर यूनिट चार्ज में कर दूं, अगर मैं चार्ज को यूनिटी कर दूं, चार्ज को यूनिटी कर दूं, वन कर दूं, है ना, तो वर्क डन कितना? इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर। वर्क डन कितना? इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर। वर्क डन कितना? इंड्यूस्ड फील्ड के बराबर। कहां गया? ये रहा। व्हेन अ यूनिट चार्ज गोज वंस राउंड द लूप, द टोटल वर्क डन ऑन इट बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द लूप। क्या ये बात क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, बातों को बढ़ा दिया जाए आगे तेज रफ्तार में। फ्रॉम फेराडेज लॉ डीई को आप क्या लिख सकते हैं? एक सेकेंड, इसको यहां पे लिख देते हैं, है ना। सुनो, ई को आपने क्या लिखा? ई को आपने क्या लिखा? इंड्यूस्ड ईएमएफ को माइनस ऑफ डी पाई बाई डी टी, ऐसा लिखा, बिल्कुल लिखा। और इंटीग्रल ई डॉट डीएल को आपने क्या लिखा? इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल को आपने क्या लिखा? इंटीग्रल ई डॉट डीएल बेसिकली है क्या? समझो बात को, ये है फील्ड, ये है फील्ड, है ना, ये है फील्ड। इंटीग्रल ई डॉट डीएल क्या है भाई साहब? ये फील्ड है, और ई तो फील्ड है, तो इंटीग्रल ई डॉट डीएल क्या बन गया? पोटेंशियल की टर्म, डेल्टा बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएल। तो क्या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है? क्या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है? बिल्कुल है। तो क्या मैं इसको ईएमएफ इंड्यूस्ड लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ईएमएफ इंड्यूस्ड लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमने इसको लिख दिया इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। इक्वल्स टू, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ई डॉट डीएल, तो आप ई डॉट डीएल को इक्वेट कर सकते हैं माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी से। तो ये आपके पास कंबाइंड इक्वेशन आ गई, ये आपके पास आ गई कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। यही बात हम लोग ईएम वेव्स में भी पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। तो ये रिलेशन आपके पास आ गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। क्लियर है बात? तो चलिए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन अहेड एंड हियर वी गो। अगली टर्म जो आपके सामने आ रही है, अगली इंपॉर्टेंट बात आपके सामने जो आ रही है, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने जो आ रहा है, वो है सेल्फ इंडक्शन का। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट है सेल्फ इंडक्शन का। अब क्या बात है? बात कुछ ऐसी है कि जब करंट पास होगा, ठीक है, किसी कॉइल में से, ये है एक कॉइल, ये है
एक कॉइल, ठीक है। अब इस कॉइल में से पास हो रहा है क्या, करंट पास हो रहा है, ये पास हो रहा है करंट, ठीक है, ये करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, ठीक है। सो करंट इज पासिंग थ्रू दिस कॉइल। और अगर ये करंट चेंज होगा, अगर ये करंट चेंज होगा तो क्या हर कॉइल से लिंक्ड, समझना बात को, अगर करंट चेंज होता है तो क्या एक कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है ना, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी, बिल्कुल होगी। किसी भी डायरेक्शन में मान लो, करंट की कोई भी रैंडम डायरेक्शन ले लो, तो अगर ये करंट चेंज होता है, अगर ये करंट चेंज होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो क्या फ्लक्स चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या ईएमएफ डेवलप होगा, बिल्कुल डेवलप होगा। तो एक कॉइल में करंट चेंज होने के कारण खुद ही उसमें ईएमएफ का प्रोडक्शन, ये फिनोमेना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन करंट थ्रू द कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आल्सो चेंजेस। अच्छी सी बात है। ड्यू टू दिस एन ईएमएफ एंड अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इंड्यूस्ड करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मालूम है हमको, है ना। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। तो क्या क्या बातें बोली हमने, हमने कहा कि करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है, फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर फ्लक्स चेंज नहीं है, अगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स कांस्टेंट है, तो क्या कहानी में ईएमएफ डेवलप होगा, नहीं होगा। अगर करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स कांस्टेंट है, ठीक है, तो क्या ईएमएफ डेवलप होगा, नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपको अगर ईएमएफ डेवलप करना है तो करंट चेंज करो, और जितना करंट चेंज होगा उतना फ्लक्स कहानी में डेवलप होगा, उतना फ्लक्स कहानी में चेंज होगा और उतना ईएमएफ जनरेट होगा। तो पहला केस, जब आपने ये कहा कि अगर करंट कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट करंट जैसे ही आपने भेजा सिचुएशन में, तो कितना फ्लक्स लिंक्ड है, इतना फ्लक्स लिंक्ड है। अब ये किस पे डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है खुद ही करंट पे। दिस इज डिपेंडेंट अपॉन करंट। तो आपने लिख दिया एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये है आपकी इक्वेशन, बिल्कुल। क्या लिखा हम लोगों ने, हमने लिखा टोटल फ्लक्स चेंज इज प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द कॉइल। टोटल फ्लक्स थ्रू द कॉइल, किसी भी कॉइल में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि कितना करंट भेजा जा रहा है। जितना करंट भेजेंगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होगी, और उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पड़ोस के कॉइल से को क्रॉस करेंगी, है ना। तो इन शॉर्ट फ्लक्स डिपेंड कर रहा है करंट पे। तो आपने एक्सप्रेशन लिखा एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई, आपने एक्सप्रेशन लिखा एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। क्या लिखा आपने, एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो कांस्टेंट आता है एल, ठीक है। एन फाई इक्वल्स टू एल टाइम्स ऑफ आई, एन फाई इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ आई। डिफरेंशिएट कर दीजिए, एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी इज एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी, ठीक है, एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी। अब हम लोगों को मालूम है कि माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी क्या होता है, ये होता है ईएमएफ, ई इक्वल टू माइनस एन, क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ये बेसिकली टोटल फ्लक्स चेंज है यार। सो माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी बोल लूँ या माइनस एन डी फाई बाई डी टी बोल लूँ, ये ईएमएफ ही है ना। सो हम ये कह सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस एल टाइम्स ऑफ डी आई बाई डी टी, ठीक है। क्या लिख दिया हम लोगों ने बात लिख दी कुछ ऐसी, हम लोगों ने बात लिख दी कुछ ऐसी, ठीक है। E is minus L times of di by dt and L is the coefficient of self inductance. L is known as the coefficient of self inductance, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलिए तो बातों को बढ़ा दिया जाए आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। अब आप लोगों ने क्या लिखा, आप लोगों ने ये लिखा कि एक कॉइल में अगर करंट चेंज होता है, ठीक है, करंट भेजा जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो पड़ोस के कॉइल में जो है फ्लक्स चेंज करती है, ठीक है। मतलब ईएमएफ कहानी में आता है, बिल्कुल आता है।
अब हम बात कर रहे हैं एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, कई सारी कॉइल्स जो कि नजदीक में बिल्कुल चिपका चिपका के ऐसे रख दी गई हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कह रहे हैं, इसके लिए आप कह रहे हैं कि लेट्स से द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज एल, द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज एल, इजंट इट? सो द फ्लक्स इन द सिचुएशन, सो द फ्लक्स इन द सिचुएशन फाई, फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी डॉट ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिख सकते हैं, एन बी ए, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या लिख सकते हैं, एन बी ए, है ना। करंट कितना पास हो रहा है इसमें से, आई करंट पास हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बी को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज बेसिकली बी, बी को आपने क्या लिख दिया, कितना मैग्नेटिक फील्ड होती है एक कॉइल की वजह से, दैट्स म्यू नॉट एन आई, बिल्कुल। तो हमने बी को लिख दिया, बी को हमने लिख दिया म्यू नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल एन इंटू आई इंटू ए। अब ये स्मॉल एन को आप क्या लिख सकते हो, व्हाट इज द स्मॉल एन, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो यही एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं, यही एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिख दिया आप लोगों ने, आप लोगों ने लिख दिया कि जो टोटल फ्लक्स है, आप लोगों ने लिख दिया कि जो टोटल फ्लक्स है फाई, दैट इज एन बी ए, और बी को आपने लिख दिया, बी को आपने लिख दिया म्यू नॉट स्मॉल एन आई, और स्मॉल एन को लिख दिया एन बाई एल, स्मॉल एन को लिख दिया एन बाई एल, ठीक है। तो यहां से अगर आप लोग ध्यान दें, इधर आप लोग अगर ध्यान दें, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि फाई इज इक्वल टू एन म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल टाइम्स ऑफ आई। अच्छा 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 अच्छा, तो अगर इस टर्म पे ध्यान दिया जाए, अगर इस पर्टिकुलर टर्म पे ध्यान दिया जाए, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए बाई एल, तो ये क्या बन गई, ये बन गया वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसकी कि आप बात कर रहे थे, आपने कहा था फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, या एन फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, टोटल फ्लक्स की बात चल रही थी, ये टोटल फ्लक्स है। तो फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो जो कांस्टेंट है कंपेयर कर लो कि आपको कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो क्या लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग, इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की आप बात कर रहे हो, दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर ए बाई एल। अब यहां पे म्यू नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हैं, म्यू नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी से, जो कि होता है म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, इजंट इट, जो कि होता है म्यू मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो कल को अगर एक मीडियम दे दिया जाए, कल को अगर आपको सोलेनॉइड के बीच में एक मीडियम दे दिया जाए, तो वो म्यू मीडियम क्या बन जाएगा, वो म्यू मीडियम बन जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर ए बाई एल, ठीक है। चलिए तो बातों को बढ़ाते हैं आगे, कोई नई बात इसमें नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड रिपीटेड स्लाइड है, रिपीटेड स्लाइड है, तो उसको अभी डिलीट कर देते हैं, ठीक है। चलो लेट्स टेक द डिस्कशन। चलिए तो बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है द करेंट ग्रोथ फॉर आर एल डीसी सर्किट। मतलब आपके सामने किस तरह का सर्किट है, आपके सामने एक इंडक्टर और रजिस्टर का सर्किट है, ठीक है, जिसको कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया है एक बैटरी से। तो इसमें पहला केस है करंट ग्रोथ, जब आप सर्किट को क्लोज करेंगे, जब आप की को क्लोज करेंगे तो सिचुएशन में करंट की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट होगी, और वही हम समझना चाह रहे हैं कि किसी भी इंस्टेंट पे आप करंट निकालना चाहते हो तो क्या एक्सप्रेशन होगा, कितना करंट किसी भी टाइम पे होगा। तो ये बातें हमको करनी है। कंसिडर एन इंडक्टेंस एल, ओके, रेजिस्टेंस आर। If you close the switch, then what's going to happen? The current is going to change from zero to some value. किसी इंस्टेंट पे कितना करंट है ये हमको पता करना है। अब हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। लेट्स से दिस इज द सर्किट, ये सर्किट है आपके सामने R और L, ठीक है। तो चलना शुरू करते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, लूप लॉ हम लगा रहे हैं, मतलब पूरे लूप में सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस होने वाले हैं जीरो। तो पहला पोटेंशियल ड्रॉप है माइनस आई आर, दूसरा पोटेंशियल ड्रॉप है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। और फिर आप बैटरी में जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस ई इक्वल टू जीरो। बहुत बढ़िया, ठीक है, ये एक्सप्रेशन आपने लिख दिया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, लूप लॉ का एक्सप्रेशन आपने लिख दिया। तो इसको अरेंज कर लीजिए, इसको अरेंज करो, ठीक है। कैसे अरेंज करना है, कुछ ऐसे अरेंज कर देते हैं हम लोग कि एल डी आई बाई डी टी, है ना, इसको राइट साइड ले गया मैं, इक्वल टू ई माइनस आई आर। ऐसा दिख रहा है आपको, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है।
अब यहां पे आई है और यहां पे भी आई है, इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अरेंज करेंगे, एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा, एक्सप्रेशन आपको ऐसा दिखने लगेगा। लोड नहीं लेना है अभी, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। क्या कर रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों तरफ, ये हमने कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है। करंट शुरुआत में तो कुछ नहीं था, कहां तक पहुंचा, आई तक पहुंचा, टाइम 0 से लेकर टी तक, बहुत बढ़िया। तो जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, एक्सप्रेशन आपको मिलेगा ये कि जो करंट आई है किसी भी इंस्टेंट पे, दैट इज नथिंग बट आई नॉट। आई नॉट है मैक्सिमम करंट, और मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, आई नॉट जो कि है मैक्सिमम करंट, वो हो सकता है E बाय आर के बराबर, है ना, बिल्कुल। ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, माइनस टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ठीक है। तो ये लैम्डा जो कांस्टेंट है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ एल बाय आर, इंडक्टेंस टू रेजिस्टेंस का रेशियो है। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने आ चुका है करंट का। अब इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे हम प्लॉट करना चाह रहे हैं ग्राफ, तो आइए जरा कोशिश करें ग्राफ प्लॉट करने की। अगर हम ग्राफ प्लॉट करने का प्रयास करें तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि आई जो है दैट इज नथिंग बट आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा, माइनस टी बाय लैम्डा, माइनस टी बाय लैम्डा, बिल्कुल, है ना। तो जब t की वैल्यू 0, जब t की वैल्यू 0, तो ये टर्म कितनी पूरी, e टू दी पावर 0 1, तो मतलब उस समय पे करंट की वैल्यू 0, बिल्कुल। जब t की वैल्यू इन्फिनिटी, जब t की वैल्यू इन्फिनिटी, तो ये टर्म क्या बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी, ये टर्म बन जाएगी 1 बाय ई टू दी पावर इन्फिनिटी, जो कि होती है 0। तो i कितना मिल जाएगा, i कितना मिल जाएगा, i मिल जाएगा आई नॉट के बराबर। आई आपको कितना मिल जाएगा, आई आपको मिल जाएगा आई नॉट के बराबर, ठीक है। आई आपको मिल जाएगा आई नॉट के बराबर, दूसरे केस में, दूसरी कंडीशन में, ठीक है ना। आई नॉट के बराबर मिलेगा, बिल्कुल। तो इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, इसका अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करें, तो ये है आई करंट वर्सेस टाइम टी। ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। मतलब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट मैक्सिमम कितना, आई नॉट के बराबर, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ करंट ग्रोथ, दिस इज द कंडीशन ऑफ करंट ग्रोथ, ठीक है। चलिए, तो अब कुछ बातें इसके बारे में कर लेते हैं, फटाफट जल्दी से देख लेते हैं क्या बातें। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द की, जैसे ही आप की को क्लोज कर रहे हो, तो जो इंडक्टेंस होता है वो बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, ठीक है। मतलब कि उसमें कोई भी करंट नहीं होगा। सो t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0, धीरे धीरे फिर करंट उसमें बढ़ना शुरू होगा, है ना, और बढ़ते 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 अपने सैचुरेशन तक पहुंच गया। तो मतलब अगर मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करूं, अगर मैं एक्सट्रीम टाइम पे बात करूं, मतलब एक सैचुरेशन टाइम की बात करूं काफी देर बाद, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट कितना बढ़ चुका होगा, करंट अपने मैक्सिमम तक पहुंच चुका होगा, अपने सैचुरेशन तक पहुंच चुका होगा। और वो कितना होता है सैचुरेशन इसका, वो हो गया आई नॉट के बराबर, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आई नॉट इज इक्वल टू ई बाई आर, फाइनल स्टेडी मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला पॉइंट टाइम कांस्टेंट, ठीक है। लैम्डा की हमने बात की थी, द रेशियो ऑफ इंडक्टेंस टू कैपेसिटेंस, दिस इज नथिंग बट एल बाई आर, ठीक। अब ये क्या होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट आपने लिखा, ऐसा यूनिट क्या बन जाएंगी इसकी, ऐसा यूनिट क्या बन जाएंगी, अगर आप लोग एक्सप्रेशन को देखें e टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की यूनिट जो है वो टाइम के यूनिट के बराबर होनी चाहिए, ताकि दोनों कटें और इस टर्म को डायमेंशनलेस बनाए, यूनिटलेस बनाए, ठीक है ना। अरे इसकी यूनिट थोड़ी हो सकती है, 1 माइनस एक्सपोनेंट की यूनिट थोड़ी होती है कुछ, ठीक है। सो इट इज अ टाइम इन विच द करंट इंक्रीजेज अप टू 63% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। मतलब कितने समय पे करंट जो है कहानी में वो अपनी वैल्यू का 63% होगा, 63% होगा, ठीक है। वो कहलाता है आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। हाफ लाइफ, अब हाफ लाइफ क्या है, ये वो टाइम है जब करंट अपनी वैल्यू का 50% हो चुका है।
करंट अपनी वैल्यू का 50% हो चुका है, मतलब I इज आई नॉट बाई टू। तो आइए निकाल देते हैं इसके लिए एक्सप्रेशन। हमने ये लिखा कि I जो है दैट इज आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग I को रख रहे हैं आई नॉट बाई टू, तो ये बन गया 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, है ना। तो e टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा को आपने 1/2 लिखा, और जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इधर आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये रिलेशन आपको मिलेगा, ठीक है। इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, सी दिस टी, ठीक है। हाफ लाइफ की बात चल रही है भाई साहब। कितना बन जाएगा हाफ लाइफ आपका, कितना बन जाएगा आपका हाफ लाइफ? दैट्स गोइंग टू बी दिस मच, 0.693 times of L by R. And what is L by R? That is lambda, ठीक है। So 0.693 times of lambda, क्लियर है, याद रहेगी वैल्यू। चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। रेट ऑफ ग्रोथ, किस रेट पे ग्रोथ हो रही है? अब आपने क्या लिखा, अभी आप लोगों ने ये लिखा कि जो I है, I is nothing but I नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी क्या बन जाएगा? अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, आई नॉट तो कांस्टेंट है 0, है ना, माइनस आई नॉट अंदर गया, ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या बन गया? माइनस इधर आ गया और 1 बाय लैम्डा दिस, ओके। तो ये क्या बन गया? ये बन गया आई नॉट बाई लैम्डा, और आई नॉट को आपने क्या लिखा था? आई नॉट को आपने लिखा था ई बाई आर, ठीक है, ई बाई आर, बहुत बढ़िया। आई नॉट को आपने लिखा था कितना? ई बाई आर, और लैम्डा को आपने क्या लिखा था? लैम्डा को आपने लिखा था एल बाई आर। तो आई नॉट बाई लैम्डा क्या बन जाएगा? ई बाई एल। आई नॉट बाई लैम्डा क्या बन जाएगा? डिवाइड कर दो ना दोनों को, आर आर कट गए, ई बाई एल, आर आर कट गए, ई बाई एल। तो ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ठीक है। काम की बात है बहुत ज़्यादा। जब आप t इक्वल टू 0 पे बात कर रहे हैं इनिशियली, सो डी आई बाई डी टी जो है वो मैक्सिमम है। क्यों? क्योंकि इधर t इक्वल टू 0 रखो, माइनस टी की जगह आपने लिखा डी आई बाई डी टी, इज इक्वल टू ई बाई एल टाइम्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा। अब यहां पे t इक्वल टू 0 रखो ना इधर, तो e टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो ये कितना बन जाएगा? e बाई एल बन जाएगा, और ये मैक्सिमम है। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी रखो, तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, तो ये टर्म पूरी कितनी बन गई? 0 बन गई। तो काम की बात है, मैक्सिमम और इनिशियल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। पूरी कहानी में कहीं पे भी रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम करंट डीके की बात कर रहे हैं, हमने करंट ग्रोथ की बात तो कर ली, अब करंट डीके की बात की जा रही है। करंट डीके क्या होता है? एक अरेंजमेंट हम लोग देखेंगे जब आप बैटरी को हटा चुके हैं, इंडक्टर है और कैपेसिटर है आपके पास, ठीक है, सॉरी रजिस्टर है आपके पास, ठीक है। सो कंसिडर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर, दिखा रहा हूं। द स्लाइडिंग स्विच कैन बी स्लाइडेड अप एंड डाउन, लेट द स्विच कनेक्ट द पॉइंट बी, ये रही सिचुएशन, ठीक है। मतलब ये स्विच देके रखा है, आप इसको जोड़ दोगे। सुनो, आपने ये स्विच यहां जोड़ दिया तो ये सर्किट बन गया पूरा, ठीक है। अब आपने जैसे ये स्विच इधर से खोला, बी पॉइंट से खोला और ए पॉइंट पे लगा दिया, तो सर्किट इतना बन गया, इतना सर्किट इतना बन गया, ठीक है। मतलब क्या? बैटरी निकाल दी, इन शॉर्ट बैटरी निकाल दी, ठीक है, इन शॉर्ट बैटरी हटा दिया आपने। अब इस सिचुएशन में दोनों के पास कुछ एनर्जी आ चुकी है, कुछ पोटेंशियल्स डेवलप हो चुके हैं, है ना। तो आप क्या एक्सप्रेशन लिखोगे इस सिचुएशन में? देखो, इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप है? एल के अक्रॉस माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्या कर रहे हैं हम लोग? लूप लॉ लगा रहे हैं, है ना। और आर के अक्रॉस कितना है? आर के अक्रॉस है माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो क्या मैं माइनस एल डी आई बाई डी टी को आई आर लिख सकता हूं? क्या मैं माइनस एल डी आई बाई डी टी को आई आर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो लिख दिया हम लोगों ने लिख दिया।
हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। तो di/dt, di/dt को हम लोगों ने क्या लिख दिया, हम लोगों ने लिख दिया di/dt, ये बन गया आपका डी, दिस शुड बी di, ठीक है, di/dt है ना, और di/dt को आप लोगों ने लिख दिया i r विथ अ नेगेटिव l हियर, ठीक है। अब क्या करो, इस i को डिवाइड में भेजो, इस i को डिवाइड में भेजो और इंटीग्रेट कर दो, खेल खत्म। i को डिवाइड में भेजो और इंटीग्रेट कर दो, तो एक्सप्रेशन आपको ऐसा, तो यहां पे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं, यहां पे इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा di डिवाइडेड बाय i इक्वल टू माइनस r बाय l टाइम्स ऑफ dt, ठीक है, बन गया। अब हम क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो कर दो इसको इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट करो, लिमिट्स रखो, फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद रखना है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन है i इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा, i इक्वल टू, यहां लिख देते हैं i इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा। अब इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, इसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि जब t की वैल्यू जीरो, जब t की वैल्यू जीरो, जब इनिशियल मोमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, t इक्वल टू जीरो पे ये टर्म बन जाएगी 1, तो करंट कितना आ जाएगा, करंट आ जाएगा आई नॉट के बराबर, जिसको क्या आप लिखेंगे e बाई आर, जिसको क्या आप लिखेंगे e बाय आर, ठीक है, तो लिख दिया आप लोगों ने i इक्वल टू e बाई आर। अब अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें, अब अगर आप लोग बात कर रहे हैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो 1 बाई इन्फिनिटी जीरो, मतलब कहानी में करंट कितना, कहानी में करंट हो जाएगा जीरो, कहानी में करंट हो जाएगा जीरो, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो ग्राफ कैसा जाना चाहिए, ग्राफ ऐसा जाना चाहिए कि इनिशियली सिचुएशन में कुछ करंट है, फिर घटते 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 एक्सपोनेंशियली हो गया जीरो, ठीक, तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है, एक सेकेंड, ये ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक, दिस इज आई करंट, दिस इज टाइम t, ओके। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज टाइम कांस्टेंट, लैम्डा, इट इज अ टाइम इन विच द करंट डिक्रीजेस अप टू 37% और 0.3 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू का 37% होगा करंट। तो लैम्डा को आपने लिख दिया L बाई आर, मालूम है आपको हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ होती है वो टाइम जिसमें कि कितना हो जाता है करंट, आधा हो जाता है, ठीक है, 50% बचता है। रेट ऑफ डीके की बात की जाए तो अभी अभी आपने आई को लिखा है i इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई लैम्डा, बिल्कुल लिखा है। इसको डिफरेंशिएट अगर आप कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट अगर आप कर देंगे, डी आई बाई डी टी की बात करेंगे, तो डी आई बाई डी टी क्या बन जाएगा, डी आई बाई डी टी बन जाएगा, यहाँ पे से आई नॉट कॉमन निकालो और इसको डिफरेंशिएट करो, तो ये बन जाएगा ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा, है ना, और माइनस लैम्डा इधर आ रहा है, और लैम्डा को आप क्या लिखते हैं, लैम्डा को अभी अभी आप लोगों ने क्या लिखा, लैम्डा को आपने लिखा L बाई आर, ठीक, तो यहाँ पे रख दो उठा के, और आई नॉट को क्या लिखते हो, आई नॉट को लिखते हो E बाई आर, तो वही बात आ गई फिर से रिपीटेड कि आई नॉट बाई लैम्डा को हम लोग क्या लिख देंगे, आई नॉट बाई लैम्डा को हम लोग लिख देंगे E बाई एल, तो यही एक्सप्रेशन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब फिर मैं बात करूंगा t इक्वल टू जीरो पे, तो जब मैं t इक्वल टू जीरो पे बात करूंगा तो ये टर्म 1 बन जाएगी, तो रेट ऑफ डीके ऑफ करंट मैक्सिमम होगा इनिशियली, मतलब शुरुआत में सबसे जल्दी करंट घट रहा होगा, बहुत तेज रेट पे घट रहा होगा, और मैं t इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करूं तो कुछ खत्म हो गया वो, तो ठीक है, करंट भी खत्म, करंट का रेट भी खत्म, ये बात हो गई, ठीक, चलो बहुत बढ़िया, बातें बढ़ाते हैं आगे। अब ये ग्राफ देखो आपके सामने आ चुके हैं, ये ग्राफ आपके सामने आ चुके हैं, अभी अभी मैंने आपको बताए थे ये ग्राफ। तो क्या है ये ग्राफ कुछ ऐसे हैं कि t इक्वल टू जीरो पे आप बात कर रहे हैं, किसका ग्राफ है, सबसे पहले ये है करंट ग्रोथ का ग्राफ। क्या होता है एक्सप्रेशन, i इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा, ई टू दी पावर माइनस टी बाय लैम्डा, ऐसा एक्सप्रेशन होता है, बिल्कुल होता है। तो t इक्वल टू इन्फिनिटी पे i इक्वल टू आई नॉट, बहुत बढ़िया है ना। अब अगर आप लोग बात कर रहे हैं डी बाई डी टी की, तो इसके लिए आपने देखा था कि डी आई बाई डी टी इनिशियली मैक्सिमम, t इन्फिनिटी पे जीरो, तो ये ग्राफ डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ करेंट डी के वर्सेस टाइम का है।
ये करंट ग्रोथ, सॉरी रेट ऑफ करंट ग्रोथ वर्सेस टाइम का है, और ये करंट ग्रोथ वर्सेस टाइम का ग्राफ है। फिर से बोल रहा हूं, करंट वर्सेस टाइम, करंट के ग्रोथ वर्सेस टाइम, और ये रेट ऑफ करंट ग्रोथ वर्सेस टाइम। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब बातें बढ़ाते हैं आगे। डीके के लिए हमने क्या देखा? डीके के लिए हमने कुछ ऐसा देखा कि आई इक्वल टू आई नॉट ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, सॉरी माइनस टी बाय लैम्डा, है ना। तो इसके लिए हमने ग्राफ देखा डीके का, एक्सपोनेंशियल डीके, और इसके रेट ऑफ करंट डीके का ग्राफ भी ऐसा ही था। दिस इज करंट वर्सेस टाइम, करंट घट रहा है और करंट का रेट भी घट रहा है। समझते हो? रेट मतलब कि पहले 0 से 10, सुनो 100 था पहले, 100 से 90 हुआ 10 सेकंड में, 90 से 80 हुआ, लेकिन अब 10 सेकंड नहीं लगे, 20 सेकंड लग गए। तो धीमे धीमे हो रहा है ना, अब उसका रेट घट गया। अब 80 से 70 होने में और ज्यादा टाइम लग गया, मतलब रेट भी चेंज हो रहा है इन शॉर्ट। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है। तो ये इनके ग्राफ्स हैं। अब बातें बढ़ाते हैं आगे। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर की अगर हम लोग बात करें, किसी भी इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, ये एल है, ये आर है, ये ई है। एक्सप्रेशन फिर से लिख दो, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, ठीक है, माइनस ई इक्वल टू 0। तो ये एक्सप्रेशन आप इस तरह से लिख सकते हो, किरचॉफ लॉ के एप्लीकेशन से ये एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अब पावर P इक्वल्स टू वी आई लिख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये लिख दिया आप लोगों ने, P इक्वल्स टू वी आई। यहां पे I मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे थ्रू आउट I मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल I मल्टीप्लाई कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, तो पावर का एक्सप्रेशन आ गया। अब आप लोग क्या कर सकते हो? अब आप लोग क्या कर सकते हो? I square R is the power dissipated in the resistor in the last term, and you can write du by dt. You can write du by dt as something like this. What is this? Du by dt is Li di by dt. ठीक है, तो du को आपने लिख दिया Li, du को आपने लिख दिया Li di, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। इसको आप कर देंगे इंटीग्रेट, तो ये क्या बन जाएगा? u बन जाएगा, ये बन जाएगा Li स्क्वायर बाई 2। ठीक, लिमिट्स 0 से u और ये बन गया 0 से i। ओके, तो ये इतनी इतनी इतनी, ओके, 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर, गलत लिखा ये, ठीक है, 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। ये होती है एनर्जी स्टोर्ड इन, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ठीक है, इतनी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में, हाफ Li स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर की। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर की। सोलेनॉइड के लिए आपको मालूम है, सोलेनॉइड के लिए आपको मालूम है एक्सप्रेशन L इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर स्मॉल एल टाइम्स ऑफ ए, बिल्कुल। अब आप B को क्या लिखते हो? B को आप लोग लिखते हो म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन इंटू आई। तो एन को आप क्या लिख सकते हो? एन को आप लोग लिख सकते हो बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, बी डिवाइडेड बाय म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। तो यहां पे उठा के रख दो, इस जगह उठा के रख दो। तो एल का एक्सप्रेशन आपको दिखने लगेगा कुछ इस तरह से, म्यू नॉट बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट स्क्वेयर आई स्क्वेयर इंटू एल इंटू ए। ठीक है, इंटू एल इंटू ए। तो ये आप लोगों ने एक्सप्रेशन दे दिया एल का। ठीक है, ये लिख दिया हम लोगों ने, बड़ी अच्छी बात है। अब अगर मैं बात करूं हाफ Li स्क्वायर की और वहां पे एल की वैल्यू उठा के रखूं, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू उठा के अगर हम लोग रखें यहां पे, तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 एल, एल की वैल्यू रखो, आई स्क्वायर रखो, यहां पे जरा सब्सटीट्यूट करो और कैलकुलेट करो। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2 बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट टाइम्स ऑफ ए एल। ठीक है, ध्यान रखने वाला एक्सप्रेशन है, अच्छा एक्सप्रेशन है, काम की बात है ये, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर। अब एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? एनर्जी स्टोर हो रही है 1/2
एल आई स्क्वायर, और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हैं, इस ही को आप लोग लिख सकते हैं इतना, यू कैन राइट द एनर्जी समथिंग लाइक दिस। अब अगर इसको मैं वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो ये ए इंटू एल वॉल्यूम ही तो है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आने वाला है हमारे पास, हमारे पास यही एक्सप्रेशन, हमारे पास यही एक्सप्रेशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का कुछ इस तरह से आने वाला है। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का एक्सप्रेशन, एनर्जी डेंसिटी 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। अगर आपको याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन आता था हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैंने आपको थंब रूल बताया था कि जब भी म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस होंगे तो एप्सिलॉन नॉट को 1/म्यू नॉट से आप रिप्लेस कर दो, ई को बी से रिप्लेस कर दो, बाकी सारी चीजें एनालॉगस हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपके सामने आ गई है एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस b²/2 म्यू नॉट। ठीक है, और ये होती थी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, तो चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन बेसिकली क्या होता है, एक कॉइल में अगर आप करंट चेंज करें तो उससे लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा और वो पड़ोस वाली कॉइल में जाएगा। मतलब कि मान लो कि अगर ये कॉइल है, कॉइल नंबर 1 है ना, ये है कॉइल नंबर 1, इस कॉइल में आपने करंट भेजा, बिल्कुल भेजा, तो क्या होगा, जैसे ही आप करंट भेजोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेवलप होंगी, बिल्कुल होंगी। अब वो क्या करेंगी, पास से भी तो क्रॉस करेंगी, निकलेंगी ना यहां से, बिल्कुल निकलेंगी। तो अगर एक कॉइल में हम लोग करंट भेज रहे हैं जिसके कारण दूसरे कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं, मतलब कि फ्लक्स आ रहा है, मतलब वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वहां फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो मतलब दो कॉइल्स जो आसपास में रखी हुई हैं उनमें से किसी भी एक कॉइल में, किसी को भी आप सिलेक्ट कर लो, किसी भी एक कॉइल में फ्लक्स चेंज करवा के दूसरी कॉइल में करंट डेवलप करना, या किसी कॉइल में करंट भेज के दूसरे कॉइल का फ्लक्स चेंज करना, यह फिनोमिना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो हम क्या लिख रहे हैं, व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू प्राइमरी कॉइल और a circuit change with respect to time, then the magnetic flux in the neighboring secondary coil will also change with respect to time। क्या कह रही है कि जब भी आप करंट को भेजते हैं किसी प्राइमरी कॉइल में, ठीक है, फ्लक्स इन द नेबरिंग कॉइल विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो आइए इस फिनोमिना को डिटेल में समझें, म्यूचुअल इंडक्शन को। केस वन, when current through the primary coil is constant, ओके, तो उस सिचुएशन में मान लो आपने करंट एक कॉइल में भेजा है ना, I1। अब इस सिचुएशन में जो पास की कॉइल में फ्लक्स डेवलप हुआ है एक कॉइल के थ्रू phi2 बोल दो, n कॉइल्स के थ्रू n टाइम्स ऑफ phi2, तो ये प्रोपोर्शनल होता है उस करंट के जो आपने भेजा है, दैट मींस प्रोपोर्शनल टू I1। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो N2 phi2 इज प्रोपोर्शनल टू I1। अब प्रोपोर्शनैलिटी अगर हटेगी तो N2 टाइम्स ऑफ phi2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट लिख दिया आपने, M टाइम्स ऑफ I1। ठीक है, बिल्कुल लिख दिया। तो क्या मैं इस कांस्टेंट को, जिसको कि हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इंडक्टेंस, क्या मैं इस M को कांस्टेंट को N2 phi2 बाय I1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, N2 phi2 बाय I1। बहुत बढ़िया, ये लिख दिया आपने एक्सप्रेशन। ठीक है, ये लिख दिया आपने एक्सप्रेशन। अच्छा, फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, फाई को मैं B.A लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, तो लिख दो, इसको आपने लिख दिया N2 B2A2 डिवाइडेड बाय I1। अच्छा एक सेकेंड सुनो, A2 या A1, A2, लेकिन B2 या B1 समझने वाली बात है, सुनना ध्यान से। ठीक है, फ्लक्स phi2 की बात कर रहे हैं, बहुत काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। आपने लिखा N2, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी, ठीक है। phi2 क्या है, phi2 है वो पूरा फ्लक्स जो कि डेवलप हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में। लेकिन उस सेकेंडरी कॉइल में एरिया तो चलो सेकेंडरी का ये 1 है, ये कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है ना। सुनना ध्यान से, काम की बात है इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं। ये है A2। अब इस A2 के अंदर फील्ड किसकी जा रही है, अरे इस A2 के अंदर फील्ड किसकी जा रही है, इस A2 के अंदर फील्ड किसकी जा रही है,
फील्ड तो 1 की जा रही है, अरे मैग्नेटिक फील्ड तो 1 की है, B1, ये B1 एंटर कर रही है ना इसके अंदर, तभी तो फ्लक्स डेवलप हो रहा है, फाई इक्वल टू बी डॉट ए। इसलिए हमने बी किसका लिया है, यहां पे B1 का लिया है, और ए किसका लिया है, A2 का लिया है। काम की बात है, ठीक है, काम का एक्सप्रेशन है, इसलिए यहां पे मैंने कर दिया हाईलाइट, स्टार बना दिया, ठीक है, स्टार बना दिया, इंपॉर्टेंट। बस इतना कर लिया तो डायरेक्ट डेफिनेशन आपके सामने क्लियर है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने अभी आ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो बातों को बढ़ाते हैं आगे। अब केस क्या है आपके सामने, केस कुछ ऐसा है, अगर करंट थ्रू अ प्राइमरी कॉइल, इफ द करंट थ्रू अ प्राइमरी कॉइल इज अगेन चेंजिंग, ओके, करंट भी चेंज हो रहा है अगर इस कहानी में, तो आपको मालूम है कि करंट चेंज अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा, और अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है वो क्या है, वही तो है ईएमएफ, बिल्कुल। सो ई इक्वल टू डी फाई बाई डी टी बिल्कुल होता है, मतलब कहानी में स्टैटिक ईएमआई डिस्कस करनी है हमको। अब हमने लिखा N2 φ2 इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ I1, तो क्या मैं m को N2 φ2 डिवाइडेड बाय I1 लिखता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या अब हम लोग ये जो फाई है, फाई को B डॉट ए ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या B को हम लोग म्यू नॉट टाइम्स ऑफ N I ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देंगे, स्मॉल n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख देंगे, a को पाई R2 स्क्वायर लिख देंगे, बिल्कुल रख दो। जब ये वैल्यूज आप इधर सब्सटीट्यूट करोगे और कंपेयर करोगे तो ये कांस्टेंट जो बचेगा कहानी में, ये आपको याद रखना। इन शॉर्ट ये पूरा डिस्कशन का क्रक्स ये है कि आपको ये डब्बे वाला एक्सप्रेशन डायरेक्टली याद रखना है, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखना, लिख लो इस बात को। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है डायनामिक ईएमआई। अब देखो पहले मैं समझाता हूं कि डायनामिक ईएमआई क्या होता है, फिर इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। मान लो कि ये एक रॉड है, ठीक है, कंडक्टर है, अभी इसमें कोई करंट वगैरह नहीं है, लेकिन हमें यह मालूम है कि एक कंडक्टर में, एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में चलाते हो, अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में दौड़ा देते हो, है ना, इस रॉड को आपने इसको धक्का दे दिया, ये रॉड मूव करने लग गई किसी वेलोसिटी v से, तो जितने भी इसके चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस पे v क्रॉस बी फोर्स लगेगा। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, सुनो, आपने कहा F इक्वल टू क्यू v क्रॉस बी, बिल्कुल कह दिया, है ना, सुनते चलना भी बातों को। Q कितना है, Q है -E, ये बात आपने कह दी, बहुत बढ़िया, है ना, ये बात आपने कह दी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर मैं बात करूं डायरेक्शन ऑफ फोर्स की, तो मान लो सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे जा रहे हैं v क्रॉस b, लेकिन इस माइनस की वजह से फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी नीचे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, यहां जा रहा है, तो v क्रॉस b ऊपर आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो -v क्रॉस b नीचे हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आपने लिख दिया कि ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां आके इकट्ठे हो गए, ठीक है, माइनस चार्ज नीचे आ गया, प्लस 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 चार्ज ऊपर चला गया, माइनस चार्ज नीचे, प्लस चार्ज पूरा का पूरा ऊपर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि मोशन के कारण कहानी में चार्ज सेपरेशन हो गया, और अगर चार्ज सेपरेशन हो गया तो कहानी में एक फील्ड आ गई, और अगर फील्ड आ गई तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फोर्स और ये आने वाली फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू ई, वो बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे, तो आप ये रिलेशन बताएंगे E और B के बीच में, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी, ठीक है, E इक्वल टू माइनस वी क्रॉस बी। और इस सिचुएशन में आप लोग डेवलप होने वाले ईएमएफ को क्या लिखेंगे, हम लोग ईएमएफ को लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ E डॉट dl, और E की वैल्यू आपने ये रख दी, ठीक है, क्या रख दी, E की वैल्यू आपने ये रख दी, कितनी रख दी, V क्रॉस B, है ना, डॉट dl, ठीक है, बात क्लियर है। माइनस कहां गया, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होता है,
ई की वैल्यू में खुद माइनस आता है, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी, डायरेक्शन डिनोट कर रहा है वो, ठीक है। चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे, लेट्स टेक द डिस्कशन फर्दर। इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ कंडक्टिंग रॉड। अब अगर आप एक रॉड को भी घुमाओ तो आपको मालूम है कि रॉड को घुमाओ, किसी भी कंडक्टर को घुमाओ तो चार्ज सेपरेशन होगा, फील्ड आएगी, फील्ड डेवलप हुई है कहानी में, मतलब कि ईएमएफ कहानी में आया है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख रहे हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं कि किसी भी सेगमेंट पे, किसी भी सेगमेंट की अगर बात की जाए, जैसे ये देखो, ये एक रॉड है आपके सामने, ये एक रॉड है आपके सामने, एक रॉड है, ये बना दिया आपने रॉड, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अब इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। अगर आप इस रॉड को घुमाते हो, अगर आप इस रॉड को घुमाते हो तो चार्जेस पे लगने वाले फोर्स के कारण चार्ज सेपरेशन होगा कहानी में, पॉजिटिव चार्ज एक एंड पे, नेगेटिव चार्ज एक एंड पे। तो किसी भी छोटे से सेगमेंट में कितना ईएमएफ डेवलप हो रहा है, इतना ईएमएफ डेवलप हो रहा है। अगर इसको आप इंटीग्रेट कर दो 0 से L में तो टोटल ईएमएफ कितना डेवलप होगा रॉड में, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। डायरेक्टली एक्सप्रेशन आपको ध्यान रखना है, सिर्फ ये एक्सप्रेशन ध्यान रखो, ठीक है। चलिए अब बातों को बढ़ा देते हैं आगे, बातों को बढ़ा देते हैं आगे। आप लोगों ने लिखा दैट E इक्वल्स टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहीं पे आप इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं, आप ओमेगा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को आपने लिख दिया हाफ बी ओमेगा इज 2 पाई एफ टाइम्स ऑफ एल स्क्वायर। लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रखने, सिर्फ एक एक्सप्रेशन जो बेसिक आपको बताया वो ध्यान रखो, सारा काम आपका हो जाएगा। अगला पार्ट है ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली क्या होता है ट्रांसफॉर्मर, एक सेटअप है जिसमें दो कॉइल्स आसपास में रखी हुई हैं, बिल्कुल सेम म्यूचुअल इंडक्शन का कॉन्सेप्ट है। एक कॉइल में आप करंट पास करेंगे जिसके कारण पड़ोस वाली कॉइल में इंडक्शन होगा, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हमको क्या समझना है, हम बात कर रहे हैं एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, तो जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल के साथ लिंक्ड है उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स का लॉस नहीं होता है। अगर इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करें तो आप ऐसा लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी फॉर सेकेंडरी इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी फॉर दी प्राइमरी। बहुत बढ़िया। तो यहां से कंपेयर करके आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट ईएमएफ, इजंट इट। तो क्या इसी एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं E1 बाई E2 या E प्राइमरी बाई E सेकेंडरी इज N प्राइमरी बाई N सेकेंडरी, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि EMF क्या होता है, माइनस N टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी, और आपने डी फाई बाई डी टी दोनों के लिए बराबर बता दिए, तो E और N में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। सो E प्रोपोर्शनल टू N, ध्यान रखने वाली बात है, सिंपल सी बात। बातें बढ़ाते हैं अब हम लोग आगे, ओके। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये रीड द क्वेश्चन। अ कॉइल having area A0 is placed in a magnetic field which changes from B0 to 4B0। कहां तक चेंज हो गया, B0 से लेकर 4B0। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 3B0 है ना, और एरिया तो सेम है। तो चेंज इन फ्लक्स को आप क्या लिख देंगे, डेल्टा फाई को आप क्या लिख देंगे, इसको आप लोग लिख देंगे फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है, तो ए डेल्टा बी, ए कांस्टेंट है ना, तो ऐसा आप लोग लिख देंगे। सो चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया, 3AB0, ऐसा लिख दिया, ठीक है। आपको निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डेल्टा फाई बाई टी, 3A0 B0 डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। क्लियर। चलिए दूसरे सवाल पे आइए। अगला सवाल आपके सामने है ये, द फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट गिवन फाई इक्वल टू टी क्यूब प्लस 3t माइनस 7। अब आपको फ्लक्स लिंक्ड की बात चल रही है कि कितना फ्लक्स लिंक्ड है ना, द ग्राफ बिटवीन टाइम वर्सेस ईएमएफ, टाइम वर्सेस ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, तो ये बन जाएगा 3t स्क्वायर प्लस टी, इजंट इट। माइनस साइन ले लो इधर, माइनस साइन ले लो। सो दिस इज गोइंग टू बी दी एक्सप्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू। तो ये ईएमएफ है और ये टाइम है, तो क्या वेरिएशन दिख रहा है आपको, पैराबोला है, लेकिन ये ओरिजिन के थ्रू नहीं है क्योंकि +3 की टर्म है। तो आंसर आ गया पैराबोला, नॉट थ्रू दी ओरिजिन। अगला सवाल, अ कॉइल हैविंग 500 लूप्स, 500 लूप्स ईच ऑफ साइड, कितनी साइड देके रखी है, 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर कर दो इसको, बहुत अच्छी बात है। प्लेस नॉर्मल टू दी फ्लक्स, टू दी मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इंक्रीजिंग
which is increasing, मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज इंक्रीजिंग dB by dt, बेसिकली dB by dt देके रखा है। यूनिट पे ध्यान दीजिए, 1 टेस्ला पर सेकेंड आपको देके रखा हुआ है dB by dt. The magnitude of induced EMF is going to be how much? The magnitude of induced EMF is going to be n times of A, ओके, माइनस की चिंता नहीं करनी क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, dB by dt. ऐसा कैसे? ऐसे कि E इक्वल टू माइनस एन टाइम्स ऑफ डी फाई बाई डी टी बोलते हैं हम लोग। माइनस क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। और फाई क्या होता है? फाई होता है बी डॉट ए। अब एरिया अगर कांस्टेंट है, तो इसको आप ए टाइम्स ऑफ डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, ए टाइम्स ऑफ डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं। तो वैल्यूज उठा के रखो, सॉल्व कर लो, आंसर आपको मिलेगा इसका कितना, डी मिलेगा। ठीक है, चलिए बातें बढ़ाते हैं आगे। अ स्मॉल पीस ऑफ मेटल वायर इज ड्रैग्ड अक्रॉस द गैप बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, कितनी देर तक? आधे सेकेंड तक, है ना। द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल एंड द पीस इज नोन टू बी, कितना देके रखा हुआ है फ्लक्स? 8 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर। The magnitude of EMF induced in the wire. अब आपसे बात किसकी की जा रही है? आपसे बात की जा रही है EMF induced in the wire. तो EMF को डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हैं? EMF को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं d phi by dt, d phi by dt, है ना। तो कितना बन जाएगा ये बन जाएगा 8 d phi, 8 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी ये बन गया 16, है ना। So 16 into 10 to the power -4, that means 1.6 into 10 to the power -3 volt, that means C 1.6 millivolt. क्लियर है बात? चलिए बातों को बढ़ा देते हैं आगे। When a low flying aircraft passes overhead, we sometimes notice slight shaking of picture ऑन योर टीवी स्क्रीन. दिस इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? देखो बात ऐसी है कि एयरक्राफ्ट पास करवाओ या आप एक नॉर्मल मैग्नेट लेके टीवी के ऊपर रख दो, इवन आपका मोबाइल भी आप टीवी के ऊपर रखोगे तो उस पर थोड़ी सी शेकिंग ऑफ स्क्रीन या अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस भी डिवाइस की आप बात कर रहे हो, मोबाइल, टीवी, एयरक्राफ्ट, वॉटएवर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की अगर आप बात करो, तो वो जब टीवी वगैरह के पास आता है तो क्या होता है, ऐसा क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ठीक है, वो चेंज होता है। किस कारण से? उस फोन या उस मैग्नेट या उस एयरक्राफ्ट के पास होने की वजह से। अब टीवी में खुद में जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, करंट है, मतलब खुद की उसकी मैग्नेटिज्म है, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और आप एक दूसरा एक्सटर्नल मैग्नेट उसके पास ला रहे हो तो दोनों की फील्ड में लड़ाई होगी तो आपको वो देखने को मिलेगी किसी ना किसी फॉर्म में, कलर के फॉर्म में देखने को मिलती है, टीवी स्क्रीन के शेकिंग के फॉर्म में देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ो। A coil has 1000 turns and this much area. Okay, the plane of the coil is placed at right angle to the magnetic field. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है ना। और आपने कैसे रखी है कॉइल? आपने कॉइल ऐसे रखी है, तो प्लेन ऑफ द कॉइल क्या बन गई? ये है प्लेन ऑफ द कॉइल और ये परपेंडिकुलर है, बड़ी अच्छी बात है। दी कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री इन 2 सेकेंड्स। ये इनिशियल पिक्चर है, ये फाइनल पिक्चर है। अब आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, आपने इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया कॉइल को, है ना। कॉइल को जैसे ही आपने 180 डिग्री रोटेट किया तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। अब ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, ठीक है, समझ रहे हो बात को, है ना। तो क्या पूछा है आपसे? एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। अब आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड निकालना है, तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ? सी, ईएमएफ इज नथिंग बट डी फाई बाई डी टी, या तो सिंपली मैं लिखूं डेल्टा फाई बाई टी। फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू बी डॉट ए, एन टर्न्स के लिए एन बी ए। तो इनिशियल फ्लक्स अगर मान लो एन बी ए है ना, और ये माइनस एन बी ए है, तो आप चेंज क्या लिखोगे? दोनों का डिफरेंस। सो एन बी ए माइनस माइनस एन बी ए, टोटल मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एन बी ए डिवाइडेड बाय टाइम टी। ये है ईएमएफ, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एन की वैल्यू 1000, एरिया की वैल्यू मीटर स्क्वायर में रखो, ठीक है, टाइम की वैल्यू 0.2 सेकेंड दे के रखिए,
और क्या दे के रखा हुआ है आपको, और क्या दे के रखा हुआ है आपको, एवरेज ईएमएफ, ईएमएफ भी दे के रखा है। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा क्या है आपसे, हाँ ईएमएफ की वैल्यू पूछी, सॉरी ईएमएफ की वैल्यू पूछी है, फील्ड आपको देके रखी हुई है। ठीक है, तो आइए कैलकुलेट ही कर लेते हैं इसकी वैल्यू। 2 इंटू 1000 इंटू फील्ड की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी बन गई, एरिया की वैल्यू कितनी बन गई, एरिया की वैल्यू बन गई 500 इंटू 10⁻⁻4, तो ये बन गया 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 0.2 सेकेंड्स, है ना। तो ये क्या एक्सप्रेशन आ रहा है आपके सामने, 1 2 3 4 5, तो ये गया -4, है ना। और कितना बन रहा है ये, 2 से ये पॉइंट हटा तो ये बन गया -3, तो ये भी हो गया कैंसिल आउट। अब आपसे पूछा है मिली वोल्ट में, तो आंसर आपका आ गया 2 मिली वोल्ट, आंसर आपका आ गया जस्ट सॉरी यहाँ पे 10 भी है, तो ये आपका आ रहा है 2 इंटू 10 20 मिली वोल्ट। ठीक है, 20 मिली वोल्ट आ रहा है आपका आंसर। ठीक है भैया, सब लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई गलती तो नहीं दिख रही है। 1000 इंटू 2 इंटू 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 5, ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, ये 5 2 10 होगा, आपका आंसर आएगा 10 मिली वोल्ट। ठीक है, 2 कैंसिल आउट हुआ, 5 2 10 बना और ये 10⁻³ बचा हुआ है, तो आंसर आ रहा है 10 मिली वोल्ट। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मालूम है हमको, कोई नई बात इसमें नहीं है, डिस्कस किया था हमने। इफ अ 1 मीटर लॉन्ग मेटेलिक बार moves in a direction at right angle to the magnetic field with a speed of 5 meter per second, 25 volt EMF is induced, find the value of magnetic field intensity। अब देखो आपको क्या बोल के रखा है कि 10 मीटर की बार है जो कि चल रही है ना, जो कि मूव कर रही है, वेलोसिटी आपको देके रखी है, आपको EMF का फॉर्मूला पता है, E इक्वल्स टू BLV। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। डेटा उठाओ, सब्सटीट्यूट करो, जल्दी से करो, पानी पी लिया जाए थोड़ा सा, करो। पानी भी खत्म हो गया, कोई बात नहीं, चलो जल्दी आप लोग करो सवाल फटाफट सभी लोग। कितना आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, EMF 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 25 B डिवाइडेड बाय L इंटू V, V कितना दे के रखा है, V दे के रखा है 5, है ना, तो 0.5 आंसर आ गया, सिंपल था। जल्दी अगला सवाल, 9th क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, क्या कहता है ये। अ कॉइल ऑफ दिस मच टर्न्स, एरिया दिस मच, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे के रखा है, कॉइल इज रोटेटेड थ्रू 180 डिग्री, सेम कॉन्सेप्ट पिछले से पिछले सवाल वाला, मैग्नेटिक फील्ड इन 0.1 सेकेंड, द एवरेज करंट इज गोइंग टू बी I इक्वल्स टू E बाई R होता है, मिली एम्पियर में निकालना है। E को आप क्या लिख देंगे, EMF डेवलप्ड इक्वल टू d फाई बाई dt, बिल्कुल लिख देंगे। फ्लक्स चेंज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ NBA। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, E की वैल्यू उठा के आप रखेंगे, R से डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। आंसर इसका मैच होगा 24B। ठीक है, चलिए तो चलिए बातों को बढ़ाते हैं आगे। अगला सवाल आपके सामने है, ये क्या कहता है ये, अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस R इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, ये रोल कर रही है मतलब घूम रही है ओमेगा से। इफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज B, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B दे के रखी है, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन, देन द EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड PQ। अब इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम लोग डिस्कस कर चुके थे, हम लोगों ने इसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन डिस्कस किया हुआ है। कितना आता है ये, B ओमेगा टाइम्स ऑफ R स्क्वायर, इजंट इट। और ये हम कैसे निकालते हैं, ये हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं। ठीक है, ऑल्दो हम इंटीग्रेशन में अब नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट हम लोगों ने डिराइव किया है, आपको याद होना चाहिए। तो चलिए, अब इसके बाद आपके पास 5 सवाल हैं होमवर्क के लिए, तो ये 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।